नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, झुंझुनू पाठशाला प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम बहुत समय से सोच रहे थे आपके लिए राजस्थान जीके का कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू का एक सीरीज़ लाया जाए, जिसमें आप लोग अपने आप को अच्छे क्वेश्चंस के साथ एग्ज़ाम के लिए तैयार रख सको। उसी सीरीज़ का आज ये पहला टॉपिक है। यहाँ जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे या तो वह कम से कम 2 से 3 बार एग्ज़ाम में आए हुए होंगे या एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के कितने चरण हैं? अब आप लोगों को पता ना जी राजस्थान का गठन कितने चरणों में हुआ था। तो यहाँ पे हम देखें चरणों की बात कर रहा है। तो राजस्थान का गठन अपना 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में हुआ था। अगर किसी को 7 चरण याद करने हैं और उनको याद करने में दिक्कत आ रही है तो कुछ मैं जिस तरीके से याद करता हूँ वो आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने कुछ ट्रिक्स है, जैसे इसका चरण याद करने की ट्रिक है MP से बस राजस्थान आई। इसमें M से हो गया अपना मत्स्य संघ जो कि पहला था, P से हो गया पूर्व राजस्थान, S से हो गया संयुक्त राजस्थान, B से हो गया वृहत राजस्थान, S से हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान, फिर अपना आता है राजस्थान संघ और फाइनली अपना बन गया राजस्थान। तो यहाँ पे देखोगे पहला चरण अपना मत्स्य संघ, दूसरा है पूर्व राजस्थान, तीसरा है संयुक्त राजस्थान, चौथा है वृहत राजस्थान, पांचवा है संयुक्त वृहत राजस्थान, छठा है राजस्थान संघ, सातवां है राजस्थान। इसी तरीके से इनका किस तारीख को ये बने थे, कौन से महीने में बने थे, कौन से सन में बने थे, उसको याद करने के लिए भी कुछ ट्रिक है। जैसे अगर मंथ याद करना हो तो मामा, अम्मा, मंजन करो। इसमें माह से मार्च, अ से अप्रैल, माह से मार्च, म से मई, ज से जनवरी और न से अपना नवंबर। ठीक है, तो अब इसी के साथ डेट भी याद कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा तरीका है 18-25, 18-30, 18-25, 18-30, 15-26, 1। इसके बाद सन याद करना हो तो 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। तो अगर आपसे पूछा जाए जैसे मत्स्य संघ कौन से दिन बना था तो आप बता सकते हो 18 मार्च 1948 को। उसी तरह पूर्व राजस्थान पूछा जाए तो उसका बता सकते हो 25 मार्च 1948 को। तो यहाँ पे मैंने आपको ये ट्रिक भी शेयर कर दी है जिसके थ्रू मैं खुद याद करने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को। आप भी अगर इनसे हेल्प लेनी हो तो आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हो। आते हैं इसी टॉपिक के दूसरे क्वेश्चन पे। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? अब वीटी कृष्णमाचारी देखो, पहले इनके बारे में जान लो। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले थे तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये अपने यहाँ पे दीवान थे जयपुर राज्य के। जयपुर जो राज्य था, जयपुर जो रियासत थी उसके दीवान थे वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, अब अगर अपने से पूछ ले जोधपुर राज्य के दीवान कौन थे? जोधपुर राज्य के दीवान थे CS वेंकटाचार्य। CS वेंकटाचार्य। अच्छा, वीटी कृष्णमाचारी के बारे में कुछ और बात करना चाहूँ मैं आपसे। तो इस तरीके से समझो, जब हमारा संविधान बनना था तो संविधान के प्रारूप बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी प्रारूप समिति के एक सदस्य थे DP खेतान। DP खेतान, इनका क्या हुआ था? इनका अकाल मृत्यु हो गई थी।
इनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जगह पे वीटी कृष्णामाचारी किसके प्रारूप समिति के सदस्य बने हैं। तो हम कह सकते हैं जयपुर राज्य के जो दीवान थे वीटी कृष्णामाचारी, वो डीपी खेतान की जगह प्रारूप समिति के सदस्य चुने गए थे। और इसी के साथ ये 1961 में राज्यसभा में भी चुने गए थे। 1961 में राज्यसभा में भी चुने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए। वीटी कृष्णामाचारी कौन से राज्य के दीवान थे? जयपुर के थे। इसी के साथ अगर जोधपुर का पूछ लेते कौन थे? CS वेंकटाचार्य। अगर वीटी कृष्णामाचारी थे कहाँ के? तमिलनाडु के रहने वाले थे ये। ठीक है, अब वीटी कृष्णामाचारी जो है इन्होंने कौन से सदस्य की जगह पे प्रारूप समिति में गए थे? डीपी खेतान की जगह पे। ठीक है दोस्तों, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी सीरीज़ के तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत संघ के अधिमिलन पत्र। अब ये जो अधिमिलन पत्र है इसको आप क्या बोल सकते हो? विलय पत्र भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो? लेटर ऑफ असेसन भी बोल सकते हो, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन भी बोल सकते हो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अधिमिलन पत्र लिखा हुआ आ जाए, विलय पत्र लिखा हुआ आ जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन है अपना, भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन लगभग सब बच्चों को आता होगा। हमारे जो बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे, ये भारत संघ का जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे। ठीक है, अगर हम और इन सब के बारे में बात करें तो जोधपुर के जो हनुवंत सिंह थे, इन्होंने पाक में अपने आप को शामिल करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी तरीके जो उदयभान सिंह ने धौलपुर के, ये मत्स्य संघ अपना कौन सा संघ था? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आप कृपया कमेंट करके बताओ। मत्स्य संघ था अपना पहला संघ, और इसके राज प्रमुख कौन थे? अपने धौलपुर के उदयभान सिंह। ठीक है, ये चीज़ मेरे को लगता है आपको याद हो गई होगी अब तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। जोधपुर के हनुवंत सिंह थे जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी। धौलपुर के उदयभान सिंह जो कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे, और बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे जिन्होंने जो अपना विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन था, इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। इसमें फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अधिमिलन पत्र लिखा हुआ आ जाए, विलय पत्र लिखा हुआ आ जाए, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ असेसन लिखा हो जाए, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो इसी सीरीज़ के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे? तो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था अपन ने, हनुवंत सिंह थे। राजस्थान के एकीकरण के समय इन्होंने ही पाकिस्तान में अपने आप को शामिल करने की इच्छा जाहिर की थी। कौन? हनुवंत सिंह। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। जब जोधपुर का विलय राजस्थान में हो रहा था, जब जोधपुर का विलय राजस्थान में हो रहा था, तो उस टाइम पे जयपुर और जोधपुर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को। जयपुर और जोधपुर, इन दोनों राजधानी के लिए इन दोनों का प्रस्ताव आया। अब राजस्थान जब इन दोनों का प्रस्ताव आया तो यहाँ पे बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का मानना था जयपुर राजधानी बननी चाहिए, कुछ का मानना था जोधपुर राजधानी बननी चाहिए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। ये समिति का गठन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्यों किया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एकीकरण के जनक कहे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे राजस्थान के एकीकरण में। तो इन्होंने जो समिति गठित की थी उसमें सदस्य थे VR पटेल थे, SC पुरी थे, HP सिन्हा थे। ठीक है, इनको नहीं भूलना है। तो अब अगर आगे से कोई आपसे पूछे जब जयपुर और जोधपुर को राजधानी बनाने के लिए जो मामला उठा था उसके लिए जो समिति गठित की गई थी उसके सदस्य कौन कौन थे? तो पटेल पुरी सिन्हा,
वी.आर. पटेल, एस.सी. पुरी और एच.पी. सिन्हा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अगर जयपुर जोधपुर की राजधानी के लिए बात छिड़ी है तो मैं आपको बता दूं, जब अजमेर को भी 7वें चरण में राजस्थान में मिलाया जा रहा था तो उस टाइम पे भी अजमेर को राजधानी बनाने के लिए विवाद हो गया था। तो वहाँ पे भी एक समिति का गठन किया गया था, उस विवाद को ख़त्म करने के लिए। उस समिति में जो सदस्य थे वो थे पी. सत्यनारायण राव, वी. विश्वनाथन और वी. के. गुप्ता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये जो दोनों समितियां हैं ये राजधानी के विवाद के लिए बनाई गई थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपको पूछ ले कि जो जयपुर जोधपुर को में से किसी एक को राजधानी बनाने के लिए जो बहस हुई थी उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें कौन से सदस्य शामिल नहीं थे। हो सकता है आपको इनमें से कोई एक नाम दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये समिति भी राजधानी के लिए ही थी, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इस समिति ने सिफारिश की थी कि अजमेर को क्या दे दिया जाए, अजमेर को दे दिया जाए राजस्व विभाग। अजमेर को राजस्व विभाग दिया गया था इसकी सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी सीरीज़ के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है अपना, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है आपको अजमेर का राजस्थान में विलय। इसके पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था 7वें चरण में हुआ था। अब 7वां चरण में हुआ था, 7वें चरण को हमने राजस्थान दिया था, 7वें चरण को हमने नाम दिया था क्या, राजस्थान। मैंने अभी आपको ऊपर 7वें चरण की डेट भी बताई थी। क्या बताई थी, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 तारीख। ठीक है, अगर महीने की बात करूँ तो मा मन जन करो तो 1 नवंबर। अगर मैं साल की बात करूँ तो 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 नवंबर 1956। अब यहाँ पे 1 नवंबर 1956 कौन से ऑप्शन में, अपने दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी 1956 को क्या हुआ था, तो देखो दोनों ऑप्शन को अपन साथ में लेते हैं, तीसरे को और पहले को। अगर मैं तीसरे की बात करूँ आपसे, 26 जनवरी 1950, तो मेरे को लगता है ये चीज़ कोई नहीं भूला होगा, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इसी की वजह से हम यहाँ इस दिन क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ मैंने बोला आपसे इस डेट को भी लेते हैं हम, 26 जनवरी 1956। तो 26 जनवरी जो 1956 है, इस दिन गणतंत्र दिवस के दिन परेड का शुभारंभ किया गया था। इस दिन पहली बार परेड का आयोजन किया गया था, फर्स्ट टाइम। और इस परेड में 5 हाथी शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरे को लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, तो देखो 30 मार्च 1949 क्या हुआ था, चौथा चरण कौन सा था, MP से वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो इस दिन क्या हुआ था, वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अजमेर मेरवाड़ा का विलय 7वें चरण में हुआ था, इसको राजस्थान नाम दिया था, और 7वें चरण की डेट निकल के आई थी अपनी कौन सी, 1 नवंबर 1956। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे कि 26 जनवरी 1956 को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस गणतंत्र दिवस पर फर्स्ट टाइम परेड का आयोजन किया गया था, और उस परेड में 5 हाथियों को शामिल किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को तो सबको पता है कि इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं इसी सीरीज़ के अगले क्वेश्चन पे। 30 मार्च 1949 में राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था।
30 मार्च 1949 को हमारा वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो यहाँ से मैं सीधा वहाँ पहुँच जाऊँ, वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। अब ये पूछना चाह रहा है कि उस वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों देखो, जो मैंने ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक से आपको अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे पीएम सभी जीएम हैं। पीएम क्या है? सभी जीएम हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीएम तो अलग कर दो क्योंकि ये प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है। एस, यहाँ से जी ले लो, यहाँ से एम ले लो, यहाँ से एच ले लो। जो एस से क्या हो गया? शोभाराम, जो कि कौन से फर्स्ट चरण के प्रधानमंत्री थे। जी से क्या हो गया? गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, ये कौन से? सेकंड चरण के थे। एम से क्या हो गया? माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, ये किसके थे? तीसरे चरण के। और फिर अपना आते हैं लास्ट, हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री जी, हीरा लाल शास्त्री जी, ये कौन से चरण हो गए? चौथे चरण के। तो हमसे यही पूछा गया है यहाँ पे कि वृहत राजस्थान, जो कि हमारा कौन सा चरण है? चौथा चरण, इसके पीएम कौन है? तो यहाँ से हमें पता लग गया, इसके पीएम है अपने हीरा लाल शास्त्री। ठीक है, अगर इन और लोगों के बारे में बात करूँ तो जो गोकुल भाई भट्ट है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। शायद इस चीज़ को सभी लोग जानते होंगे आप। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हातल गांव के रहने वाले थे, हातल गांव के रहने वाले थे। और इसी हातल गांव को छठे चरण में राजस्थान में विलय किया गया था। कौन से चरण में? छठे चरण में राजस्थान में विलय किया गया था। ठीक है, और जयनारायण व्यास जो थे, जयनारायण व्यास ओरिजिनल में कहाँ के रहने वाले थे? ये जैसलमेर के रहने वाले थे, जैसलमेर के रहने वाले थे। और जैसलमेर से ये कहाँ पे आए थे? जोधपुर आए थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको क्या जाता है? जैसलमेरिया व्यास। तो अगर आज आपसे पूछ लिया जाए कि जैसलमेरिया व्यास के नाम से किसे जाना जाता है, तो जैसलमेरिया व्यास के नाम से जाना जाता है जयनारायण व्यास को। ये जयनारायण व्यास जो थे, अपने पद पे रहते हुए 2 सीट से चुनाव हारे थे। चलो छोड़ो, ये राजनीति की बात हो जाएगी, पर इस चीज़ को याद रखना है, ये कहाँ के रहने वाले थे? जैसलमेर के रहने वाले थे। ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा जो थे, मैंने अभी बताया माणिक्य लाल वर्मा कौन से चरण के प्रधानमंत्री रहे हैं? ये तीसरे चरण के प्रधानमंत्री रहे हैं, तीसरे चरण के प्रधानमंत्री रहे। और तीसरे चरण का नाम क्या था? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करो। मैंने बताई थी MP से क्या बनेगा? संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान के पीएम कौन थे? अपने माणिक्य लाल वर्मा। तो मैं समझता हूँ आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब किया गया? अब आपको पता होना चाहिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय किया गया था 4th चरण में। ठीक है, अब 4th चरण की डेट मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पहले बता चुका हूँ। 18 मार्च, 18 मार्च कब का है? 4th, सॉरी, एक मिनट दोस्तों, 18-25, 18-30, सॉरी, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी एक बार उसको ध्यान करो। 18-25, 18-30, तो 4th पे कौन सा आ गया? 30 है ना। यहाँ बताई थी मैंने माँ अम्मा, तो क्या हो गया? 30 मार्च है ना। अब 3 बार उठता, 3 बार 48, 3 बार 48, और फिर उसके बाद आएगा 2 बार 49, तो 49। तो इसकी डेट होगी 30 मार्च 1949। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में, यहाँ पे 1949 आना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को आपका क्या किया गया था?
उदयपुर रियासत को राजस्थान में विलय किया गया था। ओके दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक कदम आगे निकल गया। सॉरी दोस्तों इस चीज़ के लिए। उदयपुर जो रियासत थी, उदयपुर रियासत का तो अपना थर्ड चरण में विलय हो गया था ना, और थर्ड चरण का जो डेट आया था अपना निकल के, वो आया था 18/04/1948। ठीक है, 18 अप्रैल 1948। पर यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे सॉरी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, 18/04/1948। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपना चौथा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक होने की वजह से मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो गया। और इसी के साथ हम अगला ऑप्शन देखें कि 1 नवंबर 1950 को क्या हुआ था। 1 नवंबर 1950 की बात करें तो चित्तरंजन जो रेल कारखाना था, चित्तरंजन रेल कारखाना जो चित्तरंजन रेल कारखाना था, इसमें भारत का प्रथम क्या बनाया गया था, भाप इंजन बनाया गया था। भाप इंजन, भारत का प्रथम भाप इंजन बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इस डेट के बारे में पहले बात कर चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को फर्स्ट परेड का आयोजन हुआ था। 26 जनवरी को क्या हुआ था, फर्स्ट परेड का आयोजन किया गया था। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। मैंने आपको अभी ट्रिक से याद कराया था कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री, संयुक्त राजस्थान अपना कौन सा चरण आएगा, तीसरा चरण में आएगा। तो तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम सभी जीएम हैं। तो एम से क्या बनेगा अपना, माणिक्य लाल वर्मा। तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, और अगर मैं शोभाराम कुमावत की बात करूं तो पहले के हीरालाल शास्त्री, चौथे के गोकुलाल असावा, दूसरे के, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, पीएम सभी जीएम हैं, पीएम सभी जीएम हैं। ठीक है, यहाँ से निकलेगा एस, यहाँ से निकलेगा जी, यहाँ से निकलेगा एम, यहाँ से निकलेगा एच। एस से क्या निकलेगा अपना, एस से निकलेगा अपना शोभाराम जो कि पहले के हैं, है ना। जी से क्या निकलेगा, गोकुलाल असावा जो कि दूसरे के हैं। एम से क्या निकलेगा, माणिक्य लाल वर्मा जो कि तीसरे के हैं, थर्ड चरण के। ठीक है, और इसके बाद एस से क्या निकलेगा, हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री कौन से चरण के हैं, चौथे चरण के। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ चीज़ों को। अगर कहीं कन्फ्यूज हो रहा हूँ तो उस कन्फ्यूजन को भी बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई आपको गलत चीज़ डिलीवर नहीं हो जाए। इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ में 9वां क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। अब देखो, इसकी भी मैंने जो ट्रिक बना रखी है वो आपको मैं बता देता हूँ। उद्घाटन में नमो जपो सभी, उद्घाटन में नमो जपो सभी। तो यहाँ से नमो से एन निकल के आएगा, इस नमो से भी एन निकल के आएगा, जपो से जे निकल के आएगा, और सभी से एस निकल के आएगा। ठीक है, एन से क्या हो गया, गाडगिल साहब आते हैं अपने, एनवी गाडगिल, है ना। इससे एन से, इनसे एन से, जैसे कि आते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू, और इससे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। अब संयुक्त राजस्थान कौन से चरण में आता है हमारे, संयुक्त राजस्थान आता है हमारे तीसरे चरण में। तो तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है। ओके दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे कि पहले चरण का उद्घाटन किसने किया, एनवी गाडगिल साहब ने। दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, एनवी गाडगिल साहब ने। तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने। चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अगर मैं पूछूं माणिक्य लाल वर्मा कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा थर्ड चरण जो था अपना, उसी के क्या थे, पीएम थे, जिसका उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसी के साथ हीरालाल शास्त्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे फोर्थ चरण के क्या थे, अपने पीएम थे। ये सब चीज़ें पहले मैं आपको याद करा चुका हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में। के एम मुंशी जो है, के एम मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक है।
जो भारतीय विद्या भवन के संस्थापक कौन है? के.एल. मुंशी। इन्होंने कुछ और लोगों को साथ में लेके भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, एकीकरण के दूसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया? अब देखो, दूसरे चरण का मतलब पूर्व राजस्थान। ठीक है, पूर्व राजस्थान। अब पूर्व राजस्थान में देखो, राज प्रमुख कौन बने थे? पूर्व राजस्थान में महाराव कोटा को राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो धौलपुर के महाराजा थे, इनको फर्स्ट चरण का क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। ये पहले ही क्वेश्चन में आपको क्लियर कर चुका हूँ। और जो करौली के महाराजा थे गणेश पाल, इनको फर्स्ट चरण का ही क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था, उपराज प्रमुख। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान एकीकरण के समय निम्न में से कौन सी रियासत नहीं थी? अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपने को। एकीकरण का नाम आते ही हमें लगेगा कि इसका भी एकीकरण हुआ था, इसका भी एकीकरण हुआ था, इसका भी एकीकरण हुआ था, इसका भी एकीकरण हुआ था। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो शाहपुरा अपनी एक रियासत है, प्रतापगढ़ भी अपनी एक रियासत है, और सिरोही भी अपनी एक रियासत थी। कुशलगढ़ क्या था? कुशलगढ़ अपना एक ठिकाना था। कुशलगढ़ क्या था? कुशलगढ़ अपना एक ठिकाना था। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि ये तीनों तो रियासतें थी और कुशलगढ़ एक ठिकाना था। देखो, शाहपुरा को भी सेकंड चरण में विलय किया गया था। इसके अलावा कुशलगढ़ को भी सेकंड चरण में विलय किया गया था, और प्रतापगढ़ को भी सेकंड चरण में विलय किया गया था, और सिरोही को 2 चरणों में मिला के विलय किया गया था। पहले चरण में 6 में इसका आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। उसके बाद 7वां चरण जो आया था उसमें आबू देलवाड़ा को भी शामिल कर लिया गया था। और जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र है, इसको राजस्थान में मिलाने के लिए एक इसका बहुत बड़ा श्रेय किसको जाता है? गोकुल भाई भट्ट को जाता है। गोकुल भाई भट्ट को मैंने बताया था आपको, इनको राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका गांव कौन सा था? हातल गांव में इनका जन्म हुआ था, जिसको छठे चरण के अंदर ही किसमें शामिल किया गया था? राजस्थान में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम इस सीरीज के 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान एकीकरण के समय निम्न में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे नई, विलय पत्र पर पहला हस्ताक्षर किसने किया, विलय पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किया, ये क्वेश्चन आपस में कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से देख लो। सबसे बड़ी थी अपनी जोधपुर, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया? जोधपुर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला अगर मैं बात करूँ आपसे, तो झालावाड़ क्या था? झालावाड़ थी अपनी सबसे नवीन रियासत। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? अपनी झालावाड़ थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। जो शाहपुरा थी अपनी सबसे छोटी रियासत थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? अपनी शाहपुरा। इसी के साथ बीकानेर जो थी, मैंने आपका बताया था, शार्दुल सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने विलय पत्र पर क्या किया था? सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, फर्स्ट में हस्ताक्षर कर दिए थे। और अगर मैं आपसे बात करूँ धौलपुर जो रियासत थी, उसने विलय पत्र पर सबसे अंत में साइन किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ अपन इस सीरीज के अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रियासती विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो देखो, मैंने आपको बताया था रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इनके साथ एक सचिव थे, उनका नाम था वीपी मेनन क्या थे? रियासती विभाग के सचिव थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको दोनों चीज़ें याद हो चुकी है। ठीक है, अगर इसके साथ मैं आपसे बात करूँ कि कब स्थापना हुई थी इसी रियासती विभाग की, तो वो डेट अगर आप याद रखना चाहो तो वैसे कुछ याद रखना नहीं, पर याद रखना चाहो तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको बताया था, थर्ड चरण का जो उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और थर्ड चरण के पीएम कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। थर्ड का उद्घाटन और थर्ड के पीएम कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों,
तो हम इसी के साथ इस सीरीज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। मैंने आपको बताया था संयुक्त राजस्थान अपन ने कौन से चरण को नाम दिया था, 5वें चरण को। पूर्व राजस्थान अपन ने कौन से, दूसरे चरण को। संयुक्त राजस्थान अपन ने तीसरे चरण को। वृहद राजस्थान अपन ने चौथे चरण को नाम दिया था। और इसकी डेट भी मैंने आपको याद कराई थी कि जो 5वां चरण है उसकी डेट थी 15 मई 1949। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा सही हो गया। पूर्व राजस्थान की जो डेट थी 25 मार्च 1948 थी, ये तो अपना गलत हो गया ऑप्शन। तो इसका मतलब यही अपने को आंसर मिल गया। इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, अपना दूसरा इसका ऑप्शन जो है वो अपना सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर भी अगला देखते हैं। संयुक्त राजस्थान जो कि तीसरा चरण था उसकी डेट 18 अप्रैल 1948 थी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और चौथा चरण में वृहद राजस्थान में उसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो है पूर्व राजस्थान, अपना यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 15वां क्वेश्चन है, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर में से कौन सी रियासत का पहला एकीकरण हुआ था। दोस्तों इसके लिए आपको एकीकरण के 7 चरण में हर चरण में कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ था वो याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों मैं कभी टाइम मिलेगा तो एकीकरण पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में कौन से चरण में कौन सी रियासत किस तरीके से विलय हुई थी, प्रीवियर्स कितने दिए जाते थे राजाओं को, कब हटाए गए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, कौन सी, तो उसमें ये सब चीज़ें आपकी मैं क्लियर कराऊंगा। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो इन सब में सबसे पहले टोंक का विलय हुआ था। यहाँ पे पहले सबसे पहले पूछा है ना, तो इसका आंसर हो गया टोंक। सबसे पहले टोंक का विलय हुआ था, उसके बाद उसके टोंक का विलय अपना दूसरे चरण में हो गया था, उदयपुर का तीसरे चरण में हुआ था, जैसलमेर का चौथे चरण में हुआ था और अजमेर का 7वें चरण में हुआ था। ठीक है, 7वें चरण में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। जब हमारा 7वां चरण था तो 7वें चरण के समय पे हमारा क्या गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, आयोग का गठन हुआ था। अब आपसे पूछ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है कि इस आयोग के कौन कौन सदस्य हैं। तो इसके पहले सदस्य थे फजल अली, फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष भी थे, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। एक थे हृदयनाथ कुंजरू। दोस्तों जो मैं चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। अगले सदस्य थे इसके के.एम. पणिक्कर। ठीक है दोस्तों, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष फजल अली थे, उसके 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इसी के साथ इस सीरीज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अपना, कौन सी रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया, विश्व का 8वां आश्चर्य। अब देखो वैसे तो क्वेश्चन ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, आश्चर्य है यहाँ पे। कोटा तो थोड़ा लग नहीं रहा आश्चर्य किसी भी तरीके से। उदयपुर हो सकता है एक बारी में, जैसलमेर हो, जैसलमेर तो होगा क्योंकि जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा जाता है कि वहाँ आपको पत्थर की टांगें ही उस दुर्ग तक पहुँचा सकती है, और जयपुर तो नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जैसलमेर। जैसलमेर रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं इस सीरीज के। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्न में से कौन 17 तोपों की सलामी नहीं प्राप्त करता था। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देते हैं हम लोग। 19 तोपों की जो सलामी मिलती थी वो मिलती थी उदयपुर को। 17 तोपों की जो सलामी मिलती थी वो मिलती थी जोधपुर को, मिलती थी जयपुर को, मिलती थी भरतपुर को, मिलती थी बीकानेर को, मिलती थी कोटा को, मिलती थी बूंदी को, मिलती थी करौली को, मिलती थी और टोंक को मिलती थी। दोस्तों इनको कैसे याद करना है ये ट्रिक भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा एकीकरण के ऊपर उसमें आपको शेयर करूंगा। ठीक है, अभी आपको केवल जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से 15 तोपों की जो सलामी दी जाती थी, 15 तोपों की सलामी दी जाती थी, अलवर को दी जाती थी, अलवर के बाद हमने धौलपुर को दी जाती थी, नहीं हाँ धौलपुर को दी जाती थी, धौलपुर के बाद हमारे बाड़मेर को दी जाती, सॉरी बांसवाड़ा को दी जाती थी,
इसके बाद डूंगरपुर को दी जाती थी, इसके बाद जैसलमेर को दी जाती थी, सीकर को दी जाती थी, और किशनगढ़ को दी जाती थी, और प्रतापगढ़ को दी जाती थी। ठीक है, इसी के साथ 13 तोपों की सलामी जो दी जाती थी वो झालावाड़ रियासत के शासक को दी जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि 17 तोपों की सलामी कौन सा नहीं प्राप्त करता था। तो देखो, बीकानेर अपने 17 तोपों में है, जोधपुर अपने 17 तोपों में है, भरतपुर अपना 17 तोपों में है, उदयपुर में देखो आप, यहाँ पर 19 तोपों की सलामी दी जाती थी उदयपुर महाराणा को। तो अपना आंसर कौन सा सही हो गया? उदयपुर महाराणा को 19 तोपों की सलामी दी जाती थी और बाकी सबको 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, इस ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनको। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसी सीरीज का, निम्न में से कौन सा नॉन सैल्यूट स्टेट था? अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, नॉन सैल्यूट स्टेट मतलब जहाँ के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो जो हमारे तीन ठिकाने थे उनको नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। तो कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। ये तीनों ठिकाने थे जो नॉन सैल्यूट स्टेट कहलाते थे। क्यों कहलाते थे? क्योंकि यहाँ के जो शासक होते थे उनको क्या की नहीं, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो ठीक है, इसमें से इनमें कौन सा ऑप्शन में अपना निमराना यहाँ पर है। तो निमराना के शासक को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए इसको नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो है इस सीरीज का वो है, शंकरराव देव समिति में कुल कितने सदस्य थे? देखो, ये समितियां जरूर याद रखना, एकीकरण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पता नहीं आरएसएसबी या आरपीएससी को जाने क्या हो रखा है, ये अमेंडमेंट ये किस तारीख को आए हुए, ये समिति कब बनी, इसके सदस्य कौन थे, कौन सदस्य नहीं थे, अलग ही पैटर्न पे इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको हमें बहुत अच्छे से देखना है। इसके अलावा कहीं पे अगर आपको जुडिशियल रिव्यू मिलते हैं चीज़ों के, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, अगर पेपर निकालना है तो। देखो, शंकरराव देव समिति जो थी इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, मतलब एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? खुद शंकरराव देव थे। ठीक है दोस्तों, और 2 सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो 2 सदस्य इसके एक तो थे प्रभुदयाल जी और एक थे अपने आर के सिद्धवा। ठीक है दोस्तों, प्रभुदयाल जी और आर के सिद्धवा जी इसके 2 सदस्य थे। ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी मत्स्य संघ के लिए, और मत्स्य संघ प्लस व्रत राजस्थान तीनों का विलय करने के लिए इसने सिफारिश की थी। इस समिति ने दोनों का विलय करने के लिए इसने सिफारिश की थी। अच्छा देखो, मैंने आपको यहाँ पे अब तक 4 समितियाँ बता चुका हूँ। मैं एक समिति बताई मैंने जयपुर जोधपुर का जो राजधानी, जयपुर और जोधपुर को राजधानी बनाने के लिए जो बहस हुई उसके लिए बनी थी वीआर पटेल समिति। उसमें एस.सी. पुरी और एच.पी. सिन्हा अपने सदस्य थे। उसके बाद बनी थी अजमेर को राजधानी बनाने के लिए पी सत्यनारायण समिति, जिसमें वी विश्वनाथन और वी.के. गुप्ता 2 सदस्य थे। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, उसमें फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हरदनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे। एक और है समिति, उसको भी थोड़ा ध्यान रख लो, राम मनोहर लोहिया समिति। हुआ क्या था, चौथे चरण के पहले जब चौथा चरण स्टार्ट होना था उसके पहले राम मनोहर लोहिया जी ने आंदोलन शुरू कर दिया एक समिति बनाकर कि जो भी शेष बची हुई राजस्थान की रियासतें हैं, शेष रियासतें जो है उन सब का भी शीघ्र विलय किया जाए, शेष रियासतों का शीघ्र विलय किया जाए। ठीक है दोस्तों, शीघ्र विलय किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के फोर्थ चरण में कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? अब देखो, आपको पता होना चाहिए वहाँ पे 5 विभागों की स्थापना की गई थी।
शिक्षा विभाग जो दिया गया था बीकानेर को दिया गया था, न्याय विभाग जोधपुर को दिया गया था, कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया था और खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया था। और यहाँ पे अपना एक विभाग और रह रहा है, कौन सा है वो, 5वां विभाग था वन एवं सहकारी विभाग, वन एवं सहकारी विभाग, वन एवं सहकारी विभाग, ये किसको दिया गया था, ये कोटा को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखें वो पूछ रहा है 4th चरण में, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राजस्व विभाग अजमेर को दिया था, वो एक यहाँ क्यों नहीं लिखा। राजस्व विभाग जो आया था वो 7वें चरण में आया था अपना, उसके पहले ये 5 विभाग थे जो 4th चरण में आए थे। तो यहाँ पे ये क्या कौन से विभाग की स्थापना की गई थी, पहले की भी की गई थी, दूसरे की भी की गई थी, तीसरे की भी की गई थी, चौथे की भी की गई थी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू दोस्तों सीरीज अटेंड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। इसी सीरीज के एक एक टॉपिक करके हम राजस्थान जीके की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सारा कंप्लीट कर देंगे। आपको एक एक टॉपिक की डीपली नॉलेज दे देंगे, एक एक ऑप्शन इसी तरीके से सोल्व करवाऊंगा आपको लगेगा कि हाँ मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अब एग्ज़ाम देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।